हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। चूँकि एक पहला क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया था पिछले पिछले वीडियो में आरटी एक्ट पे बेस्ड था कि ये कब लागू हुआ था। तो हिंदी में कब लागू हुआ था अगर आएगा तो तब तो आंसर देखिए 1 अप्रैल 2010 ही मिलेगा आपको हर जगह। लेकिन वो जो क्वेश्चन नेट के थ्रू हमने लिया था उसमें परफेक्टली आंसर की के अंदर ही क्या दिया था, 1 मई 2010 दिया था। और क्वेश्चन इंग्लिश में क्या था कि ये इफेक्ट में कब आया था। ठीक है। अब अगर चूंकि अगर पेपर में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो तब तो आयोग सभी को नंबर देगा। बाकी अगर 1 अप्रैल 2010 होता है तो आप 1 अप्रैल 2010 पे ही क्या करेंगे, टिक मारेंगे। ठीक है। लेकिन अगर इफेक्ट में कब आया था और आपको 1 अप्रैल 2010 ही दिया ही नहीं ऑप्शन में, 1 मई 2010 दिया है, तो फिर उसके साथ आप जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न जो आज ये है, चाइल्ड डेलिक्वेंसी जो है उससे मैंने लिया है। ठीक है। तो किस आयु समूह के बालकों द्वारा उपचार किया जाता है? चाइल्ड डेलिक्वेंट जो होते हैं 8 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 15 वर्ष या 9 से 19 वर्ष। तो याद रखिएगा 7 से 15 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब एडोलेसेंस तक आपने देखा ही है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज बताई है, तनाव और तूफान की स्टेज बताई थी स्टेनली हॉल ने भी, है ना। किशोरावस्था पे बहुत सारी बातें की थी। तो उस साल की एज तक क्या होता है, ये होता है। यानी कि इंग्लिश में भी देख लेते हैं, डेलिक्वेंसी इज कमिटेड बाय द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप। तो कौन से एज ग्रुप के बच्चों से होता है? 7 से 15 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न जो है कि मैंने एजुकेशन जो आपका टॉपिक है, शिक्षा जो है उससे डाला है। ठीक है। शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची, मूल अधिकार, भारत का संविधान या राज्य सूची। तो आप लोगों को पता ही होगा एजुकेशन जो हमारी है, कनकरेंट लिस्ट भी इसे हम कहते हैं, इसके अंतर्गत या समवर्ती सूची के अंतर्गत हमारी आती है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हो। तो ये इंग्लिश में भी देख लीजिए, एजुकेशन फॉल्स अंडर द कौन सी लिस्ट? कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है पर्सनैलिटी से, व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्रिस्मर, ऑलपोर्ट, आयरिंक या रोजर। ठीक है। तो कार्ल रोजर जो थे आपके क्या है, राइट आंसर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें अगर इंग्लिश में, तो हु प्रोपाइंडेड द सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? क्रिस्मर, ऑलपोर्ट, आइजेंक और रोजर। ठीक है। तो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया हो एकदम। और ये अगला प्रश्न भी मैंने अगेन एजुकेशन से लिया है, शिक्षा से। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी का कब प्रारंभ किया गया था? 1990 में, 94 में, 98 में या 96 में? तो याद रखिएगा 1994 में डीपीईपी जो था आपका था, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। और इंग्लिश में आप लोग देख ही रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि स्कूल को लघु समाज बना दिया जाए? स्किनर, थॉर्नडाइक, हर्बर्ट या डीवी? तो आप लोग याद रखिएगा, हर्बर्ट क्या है इसके एकदम राइट आंसर है। हर्बर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक तो एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने लेसन प्लान्स वगैरह के बारे में भी बात करी है, क्या स्टेप्स होने चाहिए इसके वगैरह में भी बात करी है। ठीक है। साथ ही साथ इंग्लिश में भी देख लीजिए कि किसने ऐसा कहा था, हु सेड द स्कूल कैन बी मेड एज अ मिनिएचर सोसाइटी। ठीक है। क्या हो जाएगा? हर्बर्ट। क्या दिया था इन्होंने? PPCGA। ठीक है। याद रखिएगा, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन और एसोसिएशन। ठीक है। और ये जो अगला प्रश्न है ये भी शिक्षा से है, क्योंकि शिक्षा टॉपिक अभी हमने उतना नहीं कराया था, तो मैं इसके सारे अच्छे क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं अभी। निम्नलिखित आयोगों में से किसने नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ध्यान लगाने का सुझाव दिया था? उच्च शिक्षा आयोग, यानी कि आपका आप समझ ही सकते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इसे कह सकते हैं। राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी ये कमीशन जाना जाता है। ठीक है। 1948 के आसपास इसके अंतर्गत बात हुई थी। 1948 से 1949 भी बहुत जगह आपको मिल जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये क्यों आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन दरअसल। हाँ, अ, ये वाला, ये उच्च शिक्षा आयोग है, यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम। ये एक खाली उसने टॉपिक दे दिया है। उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ये नेशनल एजुकेशन कमीशन हो गया, और ये भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो कि कोठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है कि इंडियन एजुकेशन, आप जरूर बताइएगा। तो ये जो हमारे नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ध्यान लगाने का सुझाव दिया था, ये दिया था आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। ठीक है। यूईसी यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो आपका राधाकृष्ण कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये वाला जाना जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, उसने दिया था। क्योंकि कई बार हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है, दोनों चीज़ें एक जैसी लगने लगती हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सजेस्टेड साइलेंट मेडिटेशन एज अ पार्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन दिया है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में से माध्यमिक शिक्षा आयोग हो गया, हायर एजुकेशन नहीं होगा। ठीक है। यानी कि मुदालियर हो गया ये 1952 से 53। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन नेशनल या फिर इंडियन? तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन क्या है इसका? राइट आंसर है बी वाला, राधाकृष्णन आयोग। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
तो ये क्वेश्चन तो शिक्षा के रूप से फेवरेट क्वेश्चन है हर पेपर का। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सार्जेंट आयोग, वुड डिस्पैच, मेकाले मिनिटस या फिर हंटर? तो याद रखिएगा, वुड डिस्पैच को क्या माना जाता है, भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज, आप कह सकते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, वुड डिस्पैच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये टॉपिक भी अगेन मैंने एजुकेशन से ही उठाया है कि भारत में शिक्षक शिक्षण संस्थाओं के प्रत्यानयन के लिए समझौता घोषणा पत्र यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किसने किए? यानी कि ये ध्यान दीजिएगा, शिक्षक जो होता है उसकी स्थिति या कुछ सुधारना है या कुछ भी नया जारी करना है, उससे रिलेटेड कौन सी ऐसी आपकी आप कह सकते हैं कि एमओयू पे कौन किसने हस्ताक्षर किए हैं, कौन उसे ऑपरेट करता है? नेक या यूजीसी, नेक और यूजीसी, एनसीटी तथा नेक, यूजीसी तथा एनसीटी। तो याद रखिएगा, एनसीटी और नेक क्या करते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, टीचर एजुकेशन या टीचर एजुकेशन जो भी आप प्रनाउंस करते हैं उस पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक ये क्वेश्चन, ये जो है अब आ रहे हैं, ये मैंने ना आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया था कि एक अच्छा टीचर कैसा बन सकता है, या टीचर के व्यक्तित्व या फिर टीचर के गुण क्या होने चाहिए, उससे रिलेटेड नया टॉपिक है, मतलब ये भी इससे क्वेश्चन है। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक चुनौती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को घर का काम करने में लगाना, प्रश्न भंडार यानी कि क्वेश्चन बैंक तैयार करना, या अध्यापन प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा में खाली अनुशासन बनाए रखेंगे तो बच्चों को इतना मज़ा नहीं आने वाला है पढ़ने में, और उनको घर का काम कराना तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो गई, ना ही क्वेश्चन बैंक। अध्यापक प्रक्रिया को क्या, आपकी जो अध्यापन प्रक्रिया, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको क्या करना है, इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल अगर आप बच्चों के लिए बनाएंगे तो बच्चा उसे अच्छे से पढ़ेगा और मतलब सहायक भी होगी वो। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ टीचर इज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग को क्या बनाना है, इंजॉयबल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक और प्रश्न मैंने डाला है इसमें, तो ये थोड़ा-सा उसी से मिलता-जुलता लेकिन थोड़ा-सा हट के प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय यू? आप मतलब, अब ना देखिए, हर किसी के अनुसार ये अलग-अलग आंसर हो सकता है इसका, कि मतलब आपके द्वारा एक टीचर में क्या उसकी जो पर्सनैलिटी है या उसकी जो टीचर है उसका व्यक्तित्व में या फिर पढ़ाने के नज़रिए से देखा जाए तो क्या गुण होने चाहिए? आइडियलिस्टिक फिलॉसफी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, या फिर वो एंटरटेनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंपैशन होना चाहिए मतलब अपने पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा गुण एक अध्यापक में आपको सबसे अधिक पसंद होगा? आदर्शनात्मक टीचर, सदस्य मतलब खाली पढ़ाई जा रहा है और अपना ही चला रहा है, तो इस तरीके की चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। अनुशासन होना चाहिए, मनोरंजकता, हाँ, मनोरंजकता होनी चाहिए। मनोरंजकता और सहानुभूति में अभी ये है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें उतना ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, तो आप उनको सहानुभूतिपूर्वक अगर और अच्छे से पढ़ाएँगे, यहाँ पे सहानुभूति जो वर्ड है कंपैशन के लिए, ज़्यादा कुछ हिंदी में हो सकता है कि कुछ और वर्ड भी रहा हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो सहानुभूति यहाँ पे, कंपैशन यहाँ पे राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन कुछ हटके ही क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने ये डाल दिया इसमें, देखिएगा, पी जैक्सन के अनुसार अध्यापन के 3 पड़ाव हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा गलत है? पूर्व सक्रिय पड़ाव, और साथ ही साथ अधीन सक्रिय पड़ाव, अंतर सक्रिय पड़ाव या सक्रिय उत्तर पड़ाव। मतलब आप लोगों ने देखा है ना, आपने इंटरैक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग, आपने टीचिंग के फेज़ देखे थे, है ना? इस तरह जो होते थे आपके, किस तरीके के होते थे? एक तो आपका होता था शिक्षण से पहले, उसके एक तो प्री एक्टिव होता है, एक पोस्ट एक्टिव होता है, यानी कि शिक्षण के बाद, एक होता है इंटरैक्टिव, शिक्षण के दौरान जो हो रही होती है प्रक्रिया। ठीक है, तो ये जो दिए गए हैं यहाँ से, दो एक क्वेश्चन से मैं 2 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। यानी कि जो आपके फेज़ ऑफ टीचिंग है, वो किसने दिए हैं? पी जैक्सन ने दिए हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमारा एक नया क्वेश्चन बन जाता है, पी जैक्सन के द्वारा दिए गए हैं वो। ठीक है, तो अब भाई उन्होंने तो 3 चीज़ों के बारे में बात की, एक तो पूर्व के बारे में बात की थी, एक अंतर के बारे में बात की थी, एक लास्ट वाले के बारे में बात की थी। ठीक है, थोड़ा-सा इसे इंग्लिश में देख के भी समझ लीजिए कि 3 तरीके के फेजेज़ के बारे में बात की है, जो कि दिए किसके द्वारा हैं? पी जैक्सन के द्वारा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव और पोस्ट एक्टिव। कई बार ऐसा होता है ना, हिंदी के वो जो वर्ड्स होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, तो अंडर एक्टिव की बात नहीं की है उन्होंने। इसके लिए हम कभी-कभी इंग्लिश भी देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, अधीन सक्रिय पड़ाव, भाई ऐसा कोई पड़ाव की बात नहीं करते हैं, पूर्व के बारे में बात करते हैं, अंतर के बारे में, सक्रिय होते हैं, यानी कि लास्ट आप कह सकते हैं उसके बारे में बात करिए। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमें याद रखनी है, एक तो याद रखना है भाई पी जैक्सन, और साथ ही साथ रखना है प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव और इंटरैक्टिव, यानी कि पूर्व, साथ ही साथ आप कह सकते हैं अंतर, और आप कह सकते हैं सक्रिय उत्तर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। ठीक है?
ये थोड़ा मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न लगा, बीएड से रिलेटेड भी है, क्योंकि एक तो एनसीटी हमारे सिलेबस में डाला है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो आपका है, एनसीटी के मानकों यानी कि उसका जो स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ उसके उन्होंने मानक फिक्स करे हैं, उसके अनुसार 100 विद्यार्थियों की इकाई के लिए बीएड स्तरीय शिक्षण स्टाफ कितना होना चाहिए, 1+7, 1+9, 1+10 या 1+5। तो इसका आंसर 1+7 है, क्योंकि हट के क्वेश्चन था, इसलिए चाहिए तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, एज पर एनसीटी नॉर्म्स व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर अ यूनिट ऑफ 100 स्टूडेंट्स एट बीएड लेवल में। बीएड लेवल में आपके पास 100 बच्चे हैं, उसकी यूनिट को पढ़ाने के लिए कितना टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, तो 1+7 का होना चाहिए, ठीक है। आपको पता ही है, अब एक इसमें कुछ बड़ा रहेगा और 7 क्या होंगे, छोटे, मतलब कार्यकर्ता। अगला प्रश्न, तो ये 2-3 तरीके से काम आ सकता है। एक तो आपका शिक्षक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी बात करता है। अब हमारा जो सिलेबस है, एनसीटी अलग से टॉपिक डाला गया है, ठीक है। तो और एजुकेशन से रिलेटेड भी है। तो देखिए, भारत में शिक्षकों की शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है, यूजीसी, एमएचआरडी, एनसीटी या एनसीईआरटी, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं हायर एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं करता। एमएचआरडी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो ये जो है, ये तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कुछ जो मिनिस्ट्रियल वर्क होते हैं उसके बारे में बात करता है। एनसीटी बिल्कुल एकदम क्या है करेक्ट आंसर, एनसीईआरटी भी ऐसा कुछ नहीं करता। एनसीईआरटी तो सिलेबस कहिए या वो ढांचा एक तरीके से तैयार करता है स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो एनसीटी क्या है, इसका राइट आंसर है। तो देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी इन द एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनसीटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये पर्सनैलिटी से प्रश्न है। फ्राइड आपने पढ़े हैं, सिगमंड फ्राइड, उनके अनुसार अति अहम का उचित विकास किस समय के दौरान होता है, यानी कि सुपर ईगो जो होती है वो कब आपका कहते हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से विकसित होता है। काम प्रसुप्ति काल, गुदी काल, लैंगिक काल या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये काम प्रसुप्ति काल जो है, ये इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, सुपर ईगो इज प्रॉपरली डेवलप ड्यूरिंग एनल पीरियड, ओरल के बाद एनल आता है, तो भाई इतने शुरुआत में तो नहीं हो सकता। इसके बाद आपका फैलिक आता है, तो फैलिक में भी नहीं होता, लेटेंसी पीरियड में ही जारी होता है, ठीक है। तो अब ये जो अगला प्रश्न है, ये भी मैंने एजुकेशन से ही डाला है। किसी राष्ट्र की महानता का मापदंड उसकी पदार्थ शक्ति और धन दौलत नहीं है, अपितु मापदंड यह है कि उसके लोगों का अंतर सांस्कृतिक संबंध कैसा है। यह कथन किस महापुरुष का है, डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर, विवेकानंद या गांधी जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन इसका क्या है, एकदम सही आंसर है, ठीक है। जो कि आपको पता भी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो थे उसके चेयरमैन भी थे। 1940 से 49 के दौरान ये आया था, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ की जो हमारी हालत थी, बेकार चल रही थी उस टाइम, उसमें किस तरीके से बेहतर सुधार किया जा सकता था, उसके अंतर्गत इसमें बात हुई थी, ठीक है। तो इसमें भी देख लीजिए, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन इज टू बी मेजर्ड नॉट बाई इट्स मटीरियल पावर एंड वेल्थ बट बाई द इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। राधाकृष्णन द्वारा कहा गया है। इनकी याद पे क्या मनाया जाता है, ज़रूर बताइएगा कॉमेंट में। चूँकि अभी बहुत सारे प्रश्न हम करा चुके हैं अलग अलग तरीके के, और ये फर्स्ट चैप्टर से आपका क्या है क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन पे तो डबल स्टार लगा दीजिए। यह कथन किसका है कि शिक्षा मानव निर्माण करती है, इससे आचार का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धिमत्ता का विस्तार होता है और इस द्वारा मनुष्य अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है। विवेकानंद, टैगोर, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको आप देख लीजिए। हु सेड this education is man making, it is that by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded and by which man can stand on his own feet। मेरा इंग्लिश में इसको बताने का मेन पर्पस क्या था, ध्यान से सुनिएगा। एजुकेशन क्या है, मैन मेकिंग, एक तो इंसान को बनाता है, दूसरी बात क्या है, कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, ने चारित्रिक की बात की, चारित्रिक विकास की भी बात की है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, मतलब ना इंटेलेक्ट का जो आपका इंटेलेक्ट होता है, या आपका जो आप एक तरीके से कह सकते हैं आपकी जो मन की शक्तियाँ हैं, वो बढ़ने की बात कौन कर सकता है भाई, वो वही कर सकता है जो क्या हो, मेडिटेशन वगैरह के बारे में भी कुछ ना कुछ बात करता हो। अब टैगोर, दयानंद सरस्वती ने तो ऐसी कोई बात नहीं की है, अरविंदो होते तो भाई हम एक पल के लिए सोच सकते थे। विवेकानंद इसका राइट आंसर है, क्योंकि विवेकानंद क्या थे, आदर्शवाद को भी मानते थे, साथ में साथ प्रयोजनवाद को भी मानते थे। मतलब इनका मतलब ये था कि करके सीखना और तटस्थ चीज़ों को उसके बारे में बहुत ये क्या करते थे, मानते थे, ठीक है। तो विवेकानंद ने ये बात कही है। अब एक ये जो प्रश्न है फ्राइड की, जो आपके फ्राइड ने क्योंकि बहुत सारी तरीके की बात करी, उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म भी दिया, उससे क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि निहार परीक्षा में फेल हो जाता है और अपनी असफलता का श्रेय संकाय द्वारा निर्मित प्रश्न पत्र को दे देता है, वो किस प्रतिरक्षा युक्ति का उपयोग करता है। इन्होंने 4 तरीके की बात की थी, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, पहचान और युक्तिकरण, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो निहार फेल हो गया और उसने कहा कि पेपर ही गंदा आया था, मतलब मैं तो सही था, पेपर गंदा आया था। तो उन्होंने क्या किया है,
कंपेंसेशन किया है, प्रोजेक्शन किया है, रैशनलाइजेशन किया है कि आइडेंटिफिकेशन किया। तो याद रखिएगा, रैशनलाइजेशन किया मतलब जब आप क्या करते हो ना, आपको कुछ गड़बड़ी हो जाती है आपसे और आप क्या करते हो, उसका इल्ज़ाम दूसरी चीज़ पे डाल देते हो, तो उसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। और आइडेंटिफिकेशन किसे कहते हैं, जैसे कि आपका क्या है कि भारत जैसे जीत गया तो सबके सब कहने लगे हाँ हम भारत से हैं, अब भारत से, मतलब अपनी आइडेंटिटी दिखा रहे हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन यानी कि युक्तिकरण इसका सही आंसर है, ठीक है। अभी अगला प्रश्न जो है, रूसाट इंक ब्लॉट टेस्ट भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, रूसैक का स्याही चूसन परीक्षण जो है, इन्होंने किसके बारे में बात करी है, इसमें कितने कार्ड थे, पहली बात तो इसमें 10 कार्ड थे, ये याद रखिएगा। और 5 काले 5 रंगीन थे, 10 काले 10 रंगीन। तो इसमें याद रखिएगा सीधे सीधे 5 काले थे, सफ़ेद भी थे, और 5 बहुरंगी कार्ड, 5 मतलब काले सफ़ेद थे कुछ, और फिर क्या थे, 5 बहुरंगी कार्ड थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। रूसाट इंक ब्लॉट टेस्ट में आपके याद रखिएगा 5 ब्लैक एंड वाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी का ये है। प्रोजेक्टिव टेक्निक से है, नॉन प्रोजेक्टिव ज़रूर बताइएगा, प्रक्षेपी से है या अप्रक्षेपी है, ठीक है। ये अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वगैरह से है, ठीक है। एक बालक जो संख्याओं को गलत पढ़ता है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अयोग्यता उसमें होगी, देहमाद्य, पठन दोष, अजीर्ण दोष और गणन दोष, ठीक है। तो पठन दोष या कि जिसको आप डिसलेक्सिया भी कहते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में गलती कर रहा है ना, चाहे गणित ही क्यों ना हो। द चाइल्ड हु रीड्स नंबर्स रॉन्गली हैज़ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। पठन वैकल्प करके भी आएगा तो फिर भी आप वही लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न भी हमारा इसी से रिलेटेड है। एक बालक जिसे मौखिक शिक्षा में असामान्य कठिनाई आती हो, उसे निम्नलिखित में से कौन सी असमता हो सकती है, बौद्धिक अयोग्यता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, श्रव्य असमता या दृश्य असमता, ठीक है। मौखिक यानी कि आप कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। एक चाइल्ड है जो कि अनयूजुअल डिफिकल्टी फील करता है ओरल इंस्ट्रक्शन में, मतलब कि बोलने में, ठीक है। तो उसको क्या हो सकता है इन सब में से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पाल्सी, हियरिंग इंपेयरमेंट या विजुअल इंपेयरमेंट। तो देखिए, जो सुनेगा गलत वो बोलेगा भी गलत, राइट। तो उसे क्या हो सकती है, श्रव्य असमता या हेयरिंग इंपेयरमेंट क्या हो सकता है, उस बच्चे को हो सकता है। एक ये प्रश्न है, Project is a whole-hearted, purposeful activity proceeding on a social environment. It was defined by जॉन डीवी, बेलार्ड, किलपैट्रिक या एडमसन। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो बात की गई है वो करी गई है सीधे सीधे किसके द्वारा, किलपैट्रिक द्वारा, ठीक है। हिंदी में ही मिल नहीं पाया, तो याद रखिएगा ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक, ठीक है। याद भी रखेंगे, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक जो थे, जॉन डीवी के ही क्या थे, स्टूडेंट थे। प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद पे इन्होंने काम किया था, उसके अंतर्गत ही इन्होंने क्या करी थी, प्रोजेक्ट मेथड जो आपकी होती है उसके बारे में बात की थी, ठीक है। टीम टीचिंग जो है फ्रीमैन के द्वारा दी गई, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बीच में बता रही हूँ। और ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दी थी, आर्मस्ट्रांग ने दी थी क्या, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश की है कि सभी जगह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाएँ, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू।